जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी, पाक गोलाबारी में प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। एक्टर मुकुल देव का निधन, 54 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार, सदमे में परिवार। हार के बाद आरसीबी के लिए आई बुरी खबर, कप्तान रजत पाटीदार को मिली जितेश शर्मा की गलती की बड़ी सजा, स्लो ओवर रेट के लिए लगा 24 लाख का जुर्माना। लातेहार में उग्रवादियों को पुलिस के बीच मुठभेड़, 15 लाख का इनामी, जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 2 नक्सली ढेर, 1 गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। वहीं खबर सामने आ रही है जो आज नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल, विकसित भारत पर एजेंडा होगा तय। नीति आयोग बैठक में विकास पर चर्चा, राज्यों के विकास को मिलेगा बल। तो वहीं आपको बताते चले आज नीति आयोग की बैठक होनी है जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही विकसित भारत के एजेंडे पर तय होगा। साथ ही नीति आयोग बैठक में विकास को लेकर होंगी चर्चाएं। आज नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही विकसित भारत के एजेंडा पर भी चर्चा होगी। तो वहीं विकसित भारत के एजेंडे पर इस बैठक में चर्चाएं होंगी। आज नीति आयोग की बैठक, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में होंगे शामिल। साथ ही आपको बताते चले पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक, नीति आयोग की ये बैठक, जहां विकास के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए देश भर में कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी। उत्तराखंड की रैली हल्द्वानी में 31 मई को निकाली जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा के साथ ही प्रदेश में चल रहे परीक्षण शिविरों का और अन्य संगठनात्मक आंदोलनकर्ताओं आपको बताते चले कि गतिविधियों के बारे में भी जानकारी लेंगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुमारी शैलजा ने 31 मई को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सत्ताधारी बीजेपी अपनी पार्टी की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है। पहले मध्य प्रदेश में एक मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे बीजेपी की सारी पोल पट्टी खुल गई है और फिर भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हल्द्वानी में जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी। साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि 31 मई को निकाली जाएगी रैली। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। तथा जो हालात हैं इस समय के, जिसमें ट्रंप ने जो बोला है खासकर, उस विषय पे जो बात साजिया जी के विरुद्ध कही गई या अन्य हमारे सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कही गई, वो बातें हैं। और जिस तरीके से सीज़ फायर हुआ, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बयान अमित शाह जी ने सदन में दिया था,
कि इंदिरा जी अगर 2 दिन बाद सीज फायर करती तो पीओके हमारे पास होता। अब आज उनका इस पर क्या कहना है? जिस तरीके से कर्नल सोफिया का उनकी बेइज्जती की गई। तो वहीं उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नामकरण किया है। साथ ही सभी खेल अवस्थाओं को एकत्रित कर नया नाम रखा जा रहा है। ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है। लेकिन वहीं अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, ना ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का विरोध करती है और मांग करते हैं कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाए। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम ना लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते हैं। और दलित परिवार की एक बेटी है जिसने पूरे देश में, विश्व में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, उसका नाम इनने योग स्थली खेल परिसर रख दिया, ताकि अब जब नाम लिया जाए, कागज पत्र चले, तो योग स्थली जाना है नाम लोग लें, वंदना कटारिया का नाम लेना लोग छोड़ दें। तो ये इसी तरीके से हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम को भी उत्तराखंड मानस परिसर नाम रख दिया। तो ये कि गंदगी जो इनके दिमागों में भरी, उससे बाहर नहीं आ सकते। हमने आज़ादी के आंदोलन के समय में जो इनकी क्रियाकलाप थे इस संगठन के, वो देखे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री है, और आज भी सत्ता में आने के बाद ये अपने उस गंदे दिमाग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं इनके इस कदम की कड़ी भर्त्सना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के साथी इन सभी बातों का संज्ञान लेकर राज्यपाल से मिलें, और ये गलत जो तरीका है, परिपाटी जो डाली जा रही है जगहों की संस्थाओं, अरे बेवकूफ़ो, अरे बेशर्मो, नए स्टेडियम बनते, नए परिसर का कहीं निर्माण करते, आप मानस खंड नाम रखते, आप रजत जयंती नाम रखते, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बात थी। पर आप चेले तो मोदी जी के ही है ना। जब वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के नाम को बदलने की हिम्मत रख सकते हैं अपने आत्ममोह में, तो आप भी ये कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप उनको फॉलो करते हो, पर ये जो भी हुआ है हम। तो वहीं उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम के नाम परिवर्तन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार न पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने, हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मान संखड़ खेल परिसर करने, रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम करने और हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया खेल स्टेडियम का नाम योग स्थली खेल परिसर करने का निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय है, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए उनको यथावत करने की मांग कर रही है। वहीं धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और उसके मूल में कांग्रेस
के महान नेताओं के नाम में एलर्जी है, किंतु इन सबकी मानसिकता के कारण राज्य सरकार ने देश के महान शासक रहे महाराणा प्रताप और मनोज सरकार और वंदना कटारिया जैसी खेल प्रतिभाओं का भी अपमान किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यपाल से मुलाकात कर अपना विरोध प्रकट करेगी व इन स्टेडियमों से पार्टी धरने प्रदर्शन आयोजित करेगी। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है, और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। आपने काम कुछ किया नहीं, कोई आपका योगदान नहीं है इन सारे स्टेडियम्स में, और आपने नाम बदल दिए। नाम बदलने का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो वहीं देश में कोविड के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि दोनों मामले माइग्रेट हैं, एक गुजरात से, एक ऋषिकेश से। तो वहीं पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। तो वहीं ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, बेड को खाली रखा जाए। इसके साथ ही कोविड का ये कौन सा वेरिएंट है, इसकी जीनोम आपको बताते चले जांच की जाए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसी उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की स्थिति, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास से राज्य की सतर्क कर दिया गया है। साथ ही बर्ड फ्लू से संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट मोड पर हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी SOP जारी की गई है। चाहे वो जू हो या पार्क हो या फिर आपको बताते चले प्रोटेक्शन एरिया हो, वहाँ पर भी जो हम खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका मीट अगर दिया जाएगा तो उसके इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसी के साथ ही किसी जानवर से अगर लक्षण पाए गए हैं तो उसे अलग रखा जाएगा और भोपाल जांच के लिए उसका सैंपल जाएगा। तो इसी के आपको बताते चले तो इसी तरह से इस संक्रमण से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पूरा वन विभाग तैयार है और अलर्ट मोड पर है।
देखिए, सेंट्रल यूथ अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर माना बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावना दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जांच करा लें और उसको तब तक दूसरे जानवरों से अलग रखें। और ये तमाम तरह की SOP में जारी करने के बाद ये है कि कोई भी लक्षण दिखाई देने पर पूरी सतर्कता बरती जाए, और इसमें निश्चित रूप से इसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि हमारे लोग पूरे अलर्ट मोड में हमारे अधिकारी हैं, चाहे जू में हो, चाहे प्रोटेक्टेड एरियाज में हो, चाहे। तो वहीं हरिद्वार के मोरपुर मुआजुपुर गांव में एक मुख्य सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्ती से हटाया है। गांव के लोगों ने मोटा कंक्रीट डालकर रास्ता बंद कर दिया था, जिससे आम जनता की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। जिलाधिकारी के आदेश पर SDM सदर के निर्देश और तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के माथे के साथ मौके पर पहुंची। साथ ही कार्यवाही करते हुए मुख्य मार्ग से कंक्रीट हटाया गया और रास्ते को दोबारा चालू कराया गया। साथ ही हरिद्वार के तहसीलदार सचिन कुमार चौधरी का कहना है कि किसी भी हाल में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा ऐसी स्थिति बनी तो सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में राहत का माहौल है और लोगों को साफ संदेश दिया गया है कि अब अतिक्रमण पर सख्त एक्शन होगा। एक गांव है हरिद्वार तहसील में मीरपुर मुआजरपुर, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था खड़ंजे का। तो कुछ दबंगों द्वारा इसको अवरुद्ध किया गया तथा उस खड़ंजे पर अवैध निर्माण करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। उस कब्जे को आज हटा दिया गया है प्रशासन और पुलिस की मदद से, और ये मार्ग को अब कब्जे मुक्त कराते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। अब दोबारा से कोई भी प्रयास अतिक्रमण का किया जाता है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो वहीं खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां गौवंश तस्करी मामले में पुलिस ने एक युवक को दबोचा। छोटा हाथी ने बिना अनुमति के क्रूरता से 3 गायों को लेकर जा रहा था। जहां बजरंग दल के जिला बलोपासना प्रमुख प्रजीत को शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस ने पशु क्रूरता समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिना अनुमति के गौवंश लेकर जा रहा था युवक। गौवंश तस्करी मामले में हुई गिरफ्तारी, जहां आम लोगों ने पीट कर किया युवक का बुरा हाल। बिना अनुमति के गौवंश लेकर जा रहा था युवक। तो वहीं उत्तराखंड में 2 दिन मौसम का नरम रुख रहने के चलते बिजली की मांग के करीब 50 से 80 लाख यूनिट की कमी आई है। अब बिजली की मांग 4.9 करोड़ यूनिट्स है, जिसके सापेक्ष आपूर्ति की भी पूरी नहीं की जा रही है। केंद्रीय पुल के राज्य को 2.2 करोड़ और राज्य से 2.1 करोड़ यूनिट बिजली मिल रही है। बाकी की पूर्ति के लिए UPCL रोजाना करीब 3 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा है। तो वहीं गोविंदा घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार को बैंड बाजों के धुन के साथ घांगरिया के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। तो वहीं कपाट खुलने को लेकर 3000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और शुक्रवार को 500 से अधिक श्रद्धालु घंगरिया पहुंच चुके हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घंगरिया पहुंच चुके हैं।
तो वहीं उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस धार्मिक आयोजन के लिए गुरुद्वारा साहिब को भव्य रूप से फूलों और पारंपरिक सजावटों के साथ सजाया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे के कपाट खुलने का पावन दर्शन करने के लिए उत्सुक है। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने वाले मार्गों पर भी अभी तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ऐसे में मशीनों और मानव संसाधनों की सहायता से लगातार बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है ताकि यात्रा मार्ग पर सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। तो वहीं हेमकुंड साहिब जो सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, हर साल विशेष अवसर पर कपाट खुलने का पर्व मानता है। तो वहीं प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में शनिवार भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहाड़ों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में के अनुसार रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी जिले में कुछ इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पर्वतीय जिलों में अधिकतर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तेज दौर की बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। आने वाले दिनों की बात करें तो 27 मई तक प्रदेश भर में मौसम की स्थिति यही रहेगी। उत्तराखंड को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सीमा के सटे हरिद्वार जिले में नारसन बॉर्डर पर एक आकर्षक स्वागत द्वार का निर्माण किया गया है। ये स्वागत द्वार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, आस्था और परंपरा को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु, पर्यटकों और नागरिकों के लिए ये द्वार एक सकारात्मक और गरिमामयी संदेश देता है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर भव्य स्वागत द्वार तैयार किया गया है। ये द्वार ब्रह्म कमल की आकृति से सुशोभित है, जो देवभूमि की आस्था, परंपरा और सौंदर्य का प्रतीक है। ये द्वार कहता है कि उत्तराखंड पधारिए, जहां आस्था और प्रकृति आपका स्वागत करती है। ये द्वार करीब 4.5 करोड़ की लागत से बनी है। ये प्रवेश द्वार यात्रियों को उत्तराखंड पहुंचने के एहसास को यादगार बनाती है। उत्तराखंड ऋषियों की तपोभूमि है, नदियों की उद्गम स्थली और हिमालय की गोद में बसी संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे 4 धाम यही बसते हैं। गंगा, यमुना जैसे जीवनदायिनी नदियां यही बहती है। अनगिनत मनोरम पर्यटन स्थल है। इस प्रवेश द्वार पर संस्कृत और हिंदी से संदेश अंकित है। स्वागतम देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड की सीमाओं को सुदृढ़ और पहचान योग्य बनाया जाए, ताकि राज्य की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। नारसन बॉर्डर पर यह पहल उसी दिशा में एक अहम प्रयास है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार स्वागत द्वार की डिजाइन में स्थानीय स्थापत्य कला, धार्मिक प्रतीक और पारंपरिक वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। ये स्वागत द्वार उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और यात्रियों का स्वागत गरिमापूर्ण माहौल में होगा, जो राज्य की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगा। ये न सिर्फ राज्य की गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।